Assalamualaikum class. I hope you all are fine today. Okay, we are going to start from requirement modeling in this lecture. I'm going to revise this particular diagram with you, which shows all types of models which we can create in requirement modeling. To understand the concept, first of all, please, we need to understand first that why do we need to model requirements? Obviously to understand our system so that we don't make any mistakes during the development, during the testing phases, during design phase. So what we do is that we create different models with different perspectives. Okay, there is a same set of requirements, but we are viewing, designing, analyzing it from different perspectives. For instance, अगर आप इधर requirement modeling approaches में देखें तो आपको scenario based models नजर आएंगे. ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर सिनारियो में सिस्टम को शो करते हैं. देन वी हैव क्लास मॉडल्स जो हमें ये शो करते हैं कि हम अपनी क्लासेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, उन क्लासेस में क्या रिलेशनशिप्स होंगे, उनकी क्या बिहेवियर होंगे, हाउ इज आवर सिस्टम गोइंग टू बी डिजाइंड with the help of classes in object oriented paradigm. Then we have behavioral models, which um, again, as the name specifies, shows the behavior of our model. किसी भी पर्टिकुलर फीचर को कंप्लीट करने के लिए, फॉर इंस्टेंस हमारे सिस्टम का फीचर है लॉगिन, तो हम लॉगिन के लिए स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम्स बना सकते हैं टू शो दैट हाउ आवर सिस्टम इज गोइंग टू बिहेव, which classes are going to be involved, and how it will behave for the login function particularly. Then we have flow models, which shows the flow of data और इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट्स क्या है, प्रोसेसिंग क्या है, रॉ डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज द फ्लो, एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे जा रहे हैं, या क्लासेस को छोड़ के वैसे भी हाउ इज द डेटा प्रोसेस्ड into information which is useful for us. So these are the different types of models which we create in requirement analysis and requirement modeling. And in this course, we're going to study most of them. हम कोशिश करेंगे कि हम सारों को थोड़ा बहुत understand करें, because in different projects or different softwares we need to create different kinds of models. It's not necessary कि अगर आपको 10-12 requirement models पता है तो आप वो 10-12 ही हर project के लिए बनाएंगे. You'll choose, you'll pick out from them जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपको लगता है कि आपको बनाने चाहिए अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, और आप उनको ही बनाते हैं. So today we are going to start with use case diagrams, and let's start with use case. Okay, so what is use case? It is actually a description of how a user interacts with the system. Achha, this is the one of the most basic diagram we create for our softwares. और ये हमें ये बताती है कि एक पर्टिकुलर यूजर जो है वो आपका सिस्टम कैसे यूज करेगा. अब यूजर कोई इंसान भी हो सकता है, कोई और एक्सटर्नल जो है वो एंटिटी भी हो सकती है, कोई एक्सटर्नल और सिस्टम भी हो सकता है जो आपके सिस्टम को यूटिलाइज कर रहा हो. ये हमें बड़ा हेल्प देता है एक यूजर के पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करने में. फॉर इंस्टेंस आई विल एक्सप्लेन इट विद एटीएम. ठीक है, हम एटीएम को यूज करते हैं, हम सब उसके यूजर्स हैं. तो अगर हम एटीएम को देखेंगे, उसके सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपने रिस्पेक्ट से उसका यूज केस डायग्राम बनाए, तो वी विल सी हाउ आर वी गोइंग टू यूज एटीएम इन डिफरेंट वेज. we'll log in. ठीक है, then we'll go for transactions. We can withdraw, we can deposit, we can transfer. ये सब हमारे यूज केसेस हैं. हम यूजर हैं और ये हमारे यूज केसेस हैं जिस तरह से हम एक एटीएम को यूज करते हैं. तो हम एटीएम के लिए यूज केस डायग्राम बनाएंगे, हम अपना यूजर लिखेंगे, फिर हम उसके आगे ये सारे यूज केसेस डाल देंगे. इसके कुछ एलिमेंट्स हम किस तरह से बनाते हैं हम आगे जाके देखेंगे, बट है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ लिस्ट ऑफ टास्क that a user can perform to achieve a goal, and how the system responds to those tasks. ठीक है, यूज केस हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि सिस्टम काम कैसे करेगा, किस तरह परफॉर्म करेगा, यूजर्स इसको किस किस तरह से बेसिकली यूज कर सकते हैं.
So let's move further. We'll see कि इसके objects या इसके elements क्या होते हैं. इसके ये 3 elements हैं mostly, and relationships obviously also come afterwards. हम इसमें पहले actor decide करते हैं. Actor is mostly denoted by this symbol. Then we have use case, which मैंने आगे शो किया. यूज केस को हम हमेशा ऐसे ये ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड देन वी हैव सिस्टम बाउंड्री. पहले हम एक सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं, उसके अंदर हम ये यूज केसेस लिखते हैं और डिफरेंट एक्टर्स को इनके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है. फॉर इंस्टेंस आप अब इस डायग्राम को अगर देखें एक दफा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 एक्टर्स हैं, एक कस्टमर है और एक सेल्स पर्सन है, और एक्चुअली यहाँ पे कुछ सेल किया जा रहा है, ठीक है. इट्स नॉट ऑनलाइन सिस्टम, एक सिंपल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया. 2 एक्टर्स हैं, कस्टमर, सेल्स पर्सन. इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करेंगे तो ये इसकी बाउंड्री है. हम बाउंड्री इसलिए शो करते हैं कि हमें स्कोप नजर आ सके. Where am I going? I need to. Okay जी. आप इसको देखें जरा पहले. Use case represents a function or action within the system. It's drawn as an oval named with the function. ये हम ऐसे oval ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम फंक्शन का नाम लिखेंगे. ये हमारा स्कोप डिफाइन हो रहा है और ये हमारा एक्टर है. बेसिकली बस यही 3 सिंबल्स हैं इसके जो इसमें यूज होते हैं. अब हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल यहाँ से, ठीक है. और हम इसको जरा बड़ा कर लेते हैं. ये देखें. ओके, कस्टमर क्या करे. कस्टमर कैन सर्च फॉर एन आइटम, ठीक है. ही और शी कैन परचेज आइटम. ही और शी कैन कैंसिल दी परचेज. सेल्स पर्सन जो है वो आइटम्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, शिप कर सकता है. सो दिस इज एन एक्टर. These are the functions of a system, and this use case diagram is showing is how customer can use this particular system. He or she can search, purchase, or cancel. Salesperson can add, delete, or ship. So we have 2 actors, we have 6 use cases. Use case number 1, use case number 2, use case number 3, use case number 4, use case number 5, and use case number 6 in it. So this is how we draw a simple use case diagram. Okay, then let's see. हमने एक 2 और examples करते हैं. It is example number 2, and we have a problem description for a system known as HACS, Homework Assignment and Collection System. जब आपको इस तरह का एक डिस्क्रिप्टिव सा सब फॉर्मेट मिलता है किसी भी सिस्टम के लिए, तो हम इसको कहते हैं दिस इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द सिस्टम. ये हमें बताता है सिस्टम ने क्या करना है, सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा होता है, और हम एक्चुअली इसी डिस्क्रिप्शन को देख के अपने सारे मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है. हम कभी भी जनरलाइज्ड मॉडल्स नहीं बनाते. अगर मैं आपको कह देती हूँ कि आपने एक बैंकिंग के लिए यूज केस बनाने, तो आपको उस बैंकिंग सिस्टम का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाजमी आपके पास होना चाहिए. या तो आप वो खुद लिखते हैं जब आप खुद सिस्टम बना रहे होते हैं. अगर आप खुद नहीं बना रहे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ या एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ओनली देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम्स, अदरवाइज यू कैन नॉट ड्रॉ देम. अब दिस होमवर्क असाइनमेंट कलेक्शन जो है वो एक एजुकेशनल सिस्टम, ये ठीक है. ये फर्स्ट पैराग्राफ, इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. देन hacks will be used by the instructor to distribute the homework assignments, review the student solutions, distribute suggested solution, and distribute student grades on each assignment. Okay, this paragraph tells you how an instructor will use your system. अगर आप इसका एक ट्रिक जो मोस्टली लिखा नहीं मिलता आपको कहीं भी बुक्स वगैरह में नहीं, कहीं और, वो ये है कि जहां पे आपको नाउन नजर आता है वो मोस्टली एक्टर बनता है. मोस्टली कहा है मैंने. इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई सिस्टम है वो आपको नाउन नहीं लग रहा उसके नाम से, तो वो एक्टर नहीं बन सकता. इट्स नॉट ऑलवेज, बट इट्स अ ट्रिक that wherever you see a noun, it becomes an actor. जैसे instructor is a noun, students is a noun. एंड देन वी से कि जो उसके आगे उसके रिलेटेड एक्शंस होते हैं, जो वो नाउन वो एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब्स भी कहते हैं, वो सारे यूज केसेस बन जाते हैं. जैसे इंस्ट्रक्टर के लिए ये सारे यूज केसेस हैं. स्टूडेंट्स को ये कैसे हेल्प कर रहा है, बाय ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग द असाइनमेंट्स, प्रोवाइड अ फैसिलिटी वेयर स्टूडेंट्स कैन सबमिट. है यू कैन सी कि स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं. दे कैन सबमिट देयर सॉल्यूशंस, remind the students when an assignment is almost due, remind the students when an assignment is overdue. ठीक है. तो
ये आपको उसने दोनों तरीके से बता दिया कि दोनों यूजेस इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो दिस इज हैक्स। उसने सबसे पहले हैक्स उसका नाम लिख दिया। दिस इज द सिस्टम बाउंड्री जो हमने बताया था, जो स्कोप बताता है हमें सिस्टम बाउंड्री क्यों यूज करनी पड़ती है। अगर हम दो तीन सिस्टम्स को एक साथ शो कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए किस सिस्टम का कौन सा स्कोप है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ द सिस्टम। देन वी हैव थ्री uses over here. Now this is the point where I was saying you कि अगर आपको नहीं भी मिलता यानी नजर भी नहीं आता नाउन, लेकिन आपने खुद से सोचना है कि इट इज एन सिस्टम वेयर वी नीड अ सिस्टम एडमिन। मोस्टली जो ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं, मोस्टली जो ऑनलाइन सिस्टम्स के लिए हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हमें पता होता है कि सिस्टम एडमिन एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन करना जरूरी भी नहीं है कि उसको मेंशन किया जाएगा तभी हम उसको एक्टर बनाएंगे। वी मस्ट नो कि एक एडमिन तो होगा ही जो उस वेबसाइट को या उस पोर्टल को मेंटेन कर रहा होगा। नाउ फॉर सिस्टम एडमिन देयर इज ओनली वन यू नो use case, that is configure hacks. For instructor, distribute assignments, post solutions, distribute grade. For students, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को देख सकते हैं, सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, अपने ग्रेड्स को देख सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो रिमाइंडर्स आते हैं वो भी एक्चुअली स्टूडेंट यूज कर रहा है हैक्स को। तो ये सब यूज केसेस हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम वी हैव थ्री एक्टर्स एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 use cases. And this diagram shows us how system admin, instructor or student can use our hacks. This was a simple diagram students, मतलब इसमें आपको अभी तक इसके relationships नहीं आए, सिर्फ तीन symbols हैं जिसमें एक actor है और एक आपका use case आपने oval shape में बना के लिखना है और एक आपने system boundary बनानी है। Now we are moving further, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि इन यूज केसेस के दरमियान में कुछ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। दे कैन हैव रिलेशनशिप्स टू। अच्छा, इसको मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि मोस्टली जो नाउन्स होते हैं वो आपके एक्टर्स बनते हैं और वो नाउन्स के रेलेवेंट जो आपको एक्शंस नजर आ रहे होते हैं, वर्ब्स नजर आ रहे होते हैं, वो उनके यूज केसेस बनते हैं। और आपने यहाँ पर कोशिश करनी है कि आप वर्ब्स ही लिखें इसके अंदर, ठीक है, वर्ब्स ही लिखते हैं। आप सिर्फ यहाँ solutions नहीं लिख सकते। You need to write post solutions. You need to write distribute grade, view grade, ठीक है, submit assignments, which shows some kind of action which is being performed by a user. और कोशिश करनी है कि एक सिंपल यूनिट फंक्शनैलिटी एक जो है वो आपके यूज केस में आए। यहाँ पर आप दो दो नहीं लिख सकते, जैसे डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट्स एंड पोस्ट सॉल्यूशंस, एक नहीं बनेगा, इट विल बी टू, विल ऑलवेज बी टू। तो यूनिट फंक्शनैलिटी आपने हर यूज केस में लिखनी है और आपने कोशिश करनी है कि आप इसको वर्ब्स बना के ही इसमें लिखें विच शोज सम काइंड ऑफ एक्शन। ओके, नाउ वील मूव टुवर्ड्स द रिलेशनशिप्स। व्हाट आर रिलेशनशिप्स? अच्छा, तीन तरह के रिलेशनशिप्स हैं, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें। पहला इंक्लूड है, फिर एक्सटेंड है, फिर इनहेरिटेंस एंड जनरलाइजेशन है। अभी मैं आपको पहले बता दूं कि इंक्लूड रिलेशनशिप क्या होता है। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि हमारा एक जो यूज केस है वो किसी और यूज केस की फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर रहा है। नाम से ही आपको समझ आना चाहिए, किसी और फंक्शनैलिटी को इंक्लूड कर रहा है। जो ये आपका ये वाला यूज केस होता है वो इसको इंक्लूड कर रहा है। हम हमेशा इसको डिनोट कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन लगाते हैं, और जो यूज केस इंक्लूड हो रहा होता है, दिस एड इमेज इज बीइंग इंक्लूडेड इन कंपोज पोस्ट, तो हम उसकी तरफ ये एरो लगाते हैं हमेशा। ये इसकी डिनोशन है, इसको आपने भूलना नहीं है, ये उलट नहीं करना, आपका रिलेशनशिप उलट हो जाता है, गलत हो जाता है। तो एरो इज ऑलवेज टुवर्ड्स द इंक्लूडेड यूज केस, ठीक है। इसका ये मतलब है कि ये जो हमारा यूज केस है कंपोज पोस्ट का, इट इज नॉट कंप्लीट विदाउट एड इमेज। इफ यू वांट टू कंपोज अ पोस्ट यू नीड टू ऐड एन इमेज फर्स्ट। आप कहीं कोई पोस्ट बना रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर ये आपके लिए मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि अगर आपने पोस्ट कंपोज करनी है तो आप पोस्ट का सोशल मीडिया पे कहीं को पोस्ट लगा रहे हैं और अब यहाँ पर आपका एक मैंडेटरी है कि आप उसके साथ इमेज लाजमी लगाएंगे, अदरवाइज आप इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आप पोस्ट नहीं डाल सकते। तो ये जो इंक्लूड का रिलेशनशिप होता है, दिस इज मैंडेटरी।
इसको हम कहते हैं बेस केस, इसको हम कहते हैं चाइल्ड केस. वी से बेस केस इज नॉट कंप्लीट विदाउट child case. Base case will include child case. Okay, and then it will be completed. It cannot be completed without it. It is mandatory relationship. Arrow will always point towards the included use case. So this is include relationship, जिसमें हम 3-4 एग्जाम्पल्स वर्ड में आपको दिखाऊंगी और इसके नोट्स भी शेयर करूंगी आपके साथ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस किस तरह से यूज केस बनते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हो सकती हैं और किस तरह से हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं. So this is one kind of relationship. Let's move on towards the second one. The second is extend. अच्छा, अब अपना इनके नामों से समझने की कोशिश करें. एक्सटेंड का मतलब है कि एक यूज केस है और वो कोई अपनी और फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है एज एन ऑप्शन. ठीक है, इट कैन बी यूज्ड और इट कैन नॉट बी यूज्ड. ठीक है, ऑप्शन है यूजर के पास. ऑप्शन यूजर करना चाहता है तो हो जाएगा, नहीं करना चाहता तो नहीं होगा. फॉर इंस्टेंस यहाँ पर एक फ्लाइट बुक हो रही है, एक यूज केस में कोई यूजर फ्लाइट बुक कर रहा है और एक एक्सटेंडेड उसके साथ फंक्शनैलिटी सिलेक्ट सीट, मतलब वो सीट अपनी विंडो सीट करना चाहता है या कोई पर्टिकुलर कोई नंबर करना चाहता है, तो उसकी एक वो ऑप्शन है, वो यूज भी कर सकता है, वो इस यूज केस को यूज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. कोई यूजर आएगा वो सिर्फ बुक करेगा और सिलेक्ट सीट को कॉल नहीं करेगा. कोई यूजर दूसरा आएगा वो बुक फ्लाइट करेगा और साथ सिलेक्ट सीट को भी कॉल कर लेगा. दिस इज एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज. So extend का मतलब होता है which is not necessary, which is not mandatory, but which is an option which can be used by a user or it cannot be used by a user. ये उसकी अपनी मर्जी है. The select seat use case may extend the book flight use case when the user want to choose a specific seat. अब इसका एरो देखें उल्टा हो गया. ठीक है, ये वो एरो डैश लाइन ही बनी है और एरो जो है वो बेस केस की तरफ है. ठीक है, जब हमने इंक्लूड पढ़ा था तो इट वाज टुवर्ड्स द इंक्लूडेड यूज केस, चाइल्ड यूज केस की तरफ था. एरोस की पोजीशंस को आपने याद रखना है बिकॉज इट चेंजेस योर रिलेशनशिप, एंड नाम भी याद रखने और नामों से इनकी जो है अंडरस्टैंडिंग आपने समझनी है कि ये क्यों यूज होते हैं, किस लिए यूज होते हैं. Okay, inheritance generalization. The generalization relationship establishes and is a connection between two use cases. ऊपर आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसमें आपने इस पढ़ा होगा. इसमें एक बेस केस होता है जो कि जनरल होता है, रेंट व्हीकल. उसके दो टाइप्स हैं, रेंट कार या रेंट बाइक. ये आपका जनरल बेस केस है, ये आपके स्पेशलाइज्ड यूज केसेस. ये इनहेरिटेंस हो रही है इसके अंदर. ठीक है, बोथ रेंट कार एंड रेंट बाइक स्पेशलाइज्ड वर्जन्स ऑफ जनरल यूज केस रेंट व्हीकल. ये आप सिर्फ बेस केसेस में यूज कर सकते हैं. यूजर्स में भी जनरलाइजेशन इनहेरिटेंस यूज हो सकती है. फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि कोई यूजर है जो कि टूरिस्ट भी है और जो कि पैसेंजर भी है, तो हम कहेंगे कि जो है पैसेंजर जो है वो उसका एक जनरल यूजर है और उसकी दो स्पेशलाइज्ड जो वर्जन्स हैं वो है टूरिस्ट एंड रिसेप्शनिस्ट. भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यूजर किसी भी तरह का हो सकता है. तो वो अब उस केस में हमने यूजर्स में भी इनहेरिटेंस शो कर दिया. अब हम इन तीनों रिलेशनशिप्स को आप याद रखें. एक आपके पास इंक्लूड है, एक आपके पास एक्सटेंड है और एक आपके पास इनहेरिटेंस एंड जनरलाइजेशन है. अब we have some examples for them, and I'm going to explain these examples, but in next recording because I don't want to increase the time of recording. जब बहुत लंबी रिकॉर्डिंग होती है तो अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम करती है. तो ये आपको दो सेक्शंस में मिलेंगी और मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में ही मिल जाएंगे आप. ठीक है, for now I'm stopping this and I'll start with this slide in next one.